अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फुल कोर्ट ने एक ऐसा तारीखी फैसला दिया जिससे न सिर्फ अदलिया के इख्तियारात असर नौ मुरतब हुए बल्कि साथ में पार्लियामेंट को भी ये पैगाम दिया गया कि अगर वो कोई प्रोडक्टिव लेजिस्लेशन करते हैं जिससे अवामुन्नास का फ़ायदा हो तो इसमें अदलिया उन्हें भरपूर सपोर्ट करेगी। यकीनन इस फैसले के ऊपर जो कि 10-5 के हवाले से मुंतखब किया गया था, मुरतब किया गया था, उसमें कुछ ना कुछ डिटेल्स अभी आनी बाकी है क्योंकि ये एक मुख्तसर ऑर्डर था जिसमें यह वाज़े तौर पर कहा गया कि पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया था उसको नाफिज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट या अदलिया उसमें इंटरवीन नहीं करती है। इसमें बड़े वाज़े तौर पर जो बेंचेस थे, जो बेंच था वो हमें बटा हुआ नज़र आया 5 और 10 के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर जजेस की ये राय थी कि अगर ऐसी लेजिस्लेशन जो कि अदलिया के मफाद में है उस लेजिस्लेशन को नाफिज होना चाहिए। लेकिन इस लेजिस्लेशन या इस फैसले में एक और चीज़ बड़ी वाज़े हुई जो कि अपील के हक़ के हवाले से थी और उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब ये वो दो बड़ी ऐसी शख्सियात थी और इसमें एक लंबी फहरिस्त और भी हो सकती है, लेकिन ये दो बड़ी आइकॉनिक शख्सियात थी जिनके मुस्तकबिल का फ़ैसला भी इस जो फ़ैसला था इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन ये वाज़े हो गया है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है माजी के हुए फ़ैसलों की मुनासबत से अब वो अपील का हक़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो उनका सियासी मुस्तकबिल है या उनकी तरह जहांगीर तरीन साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है उसके ऊपर अभी तक सवालिया निशान मौजूद है। और अब देखना यह है कि क्या इस फैसले के खिलाफ जाया भी जा सकता है अपील में या फिर इस फैसले में जो दीगर इशूज़ को कलेक्ट किया गया है उनके ऊपर कोई बात फर्दर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का भी डिटेल्ड ऑर्डर आना अभी बाकी है, लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर था उससे ये ज़रूर वाज़ेह है कि पार्लियामेंट की रिट को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने या आला अदलिया ने तस्लीम कर लिया है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर तफसीलन बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल है स्टूडियोज़ में सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जदून साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके अलावा वीडियो लिंक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सर अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो आपका भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं जदून साहब सर आगाज़ आपसे करूँगी। सर ये फरमाएगा कि ये फ़ैसला, वैसे तो जो रिमार्क्स आ रहे थे एक्सपेक्टेड था कि शायद अदालत का जो फील है या जो जजेस के रिमार्क्स हैं उससे लग रहा था कि बज़ाहिर इंक्लाइनेशन इस तरफ ज़्यादा होगा, लेकिन क्या उतना ही एक्सपेक्टेड था जो कि कल आया है? नहीं, इस तरह आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। देखिए, आप अगर इसकी थोड़ी सी पीछे हिस्ट्री में जाएं, पिछले साल 2 साल 3 साल, तो जो ही बेंच बनते थे तो जो मीडिया के लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट की मौजूद होते थे या जो वकला जो हैं जाते हैं रोज़ाना या आप लोग जो हैं एनालिसिस करते हैं तो बेंच बनने के साथ ही पता चल जाता था कि कौन सा बेंच बना है और क्या फैसला आएगा। और 90% माजी की बात कर रहा हूँ तो 90% जो है वो ये होता था कि वही डिसीजन आता था, क्योंकि बेंच एक ख़ास मखसूस बेंच या लाइक माइंडेड आप जो भी उसको नाम दे दें। अब इस तरफ ये जब इन्होंने ओथ लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, तो सबसे पहले उन्होंने फुल कोर्ट बनाई है और यकीन करें कि फ़ैसला आने तक कोई ये पता नहीं था कि ये इस तरह का फैसला आएगा। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि गलती थी मेरी फुल कोर्ट नहीं, वो भी मैं बताता हूँ क्यों कह रहे थे। वो इस तरह कह रहे थे कि जब क्वेश्चन इधर उधर से पहले उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा है कि मेरे जो माजिद मेंबरान है, अरकान है इस बेंच के, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वकला को टाइम दें, उनको आर्गूमेंट करने दें, क्योंकि पूरी कोर्ट बैठी हुई थी, रैप अप करना चाहते थे वो जल्दी। तो फिर क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, उनकी बात मतलब उन्होंने उस तरह नहीं ली, तो फिर उन्होंने कहा जी मेरी गलती थी कि मैंने फुल कोर्ट बनाई ताकि मतलब काउंटर क्वेश्चन होते। लेकिन आपने देखा है कि हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा मतलब हुआ है कि फुल कोर्ट बैठी है और इसका एक फैसला जो है पब्लिक जो है, इससे पहले कभी नहीं हुआ सर कि फुल कोर्ट बैठी है, लेकिन 8 साल पहले बैठी है। 8 साल बाद इवन फुल कोर्ट की जो मीटिंग होती है ना टेबल के अंदर, वो भी 4 साल से हुई नहीं थी। ऐसी मतलब आप देखें पहली दफ़ा ये अप्रिशिएट करना चाहिए जो काम हुआ है। एक डेमोक्रेटिक वे है, मतलब एक आप किसको डेलीगेट कर रहे हैं कि हर जज जो है अपना माइंड ओपनली वो सवाल कर रहा है, काउंटर सवाल भी आ रहा है, काउंटर जवाब भी आ रहा है, मतलब ऐसा मतलब। और सर लोगों के लिए भी वो इसलिए भी थोड़ा सा मुख्तलिफ था क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपने देखा, फिर ये कि आप पहली मरतबा देख सके कि आला अदलिया में जजेस कौन है, लेकिन इससे कतई नज़र फैसले के ऊपर ज़्यादातर पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। शुएब शाहीन साहब सर बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। सर ये फरमाइएगा कि पीटीआई ने भी इस फैसले की पजीराई की है, इस पर इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन क्या पहले भी स्टांस पीटीआई का यही रहा था कि इख्तियारात नहीं लेने चाहिए या पार्लियामेंट को डिसाइड नहीं करना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कुछ ना कुछ इस हवाले से मुख्तलिफ राय थी पीटीआई की जो कि अब बदल गई है। नहीं, बदली नहीं है, इसमें 2 बातें थी, 3 एतराज़ थे पीटीआई जी के। जी। पहला एतराज़ ये था कि जब आप इंट्रा कोर्ट अपील दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप ज़रूर दें, लेकिन ये आइन में तरमीम किए बगैर आप सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात का, जुरिस्डिक्शन का, कॉम्पिटेंस का, उसमें तगय्युर और तबद्दुल अगर आपने करना है, तो वो आइन में तरमीम दिए बगैर आप नहीं कर सकते। ये एक हमारा मौक़िफ़ था जिसको
विद मेजॉरिटी व्यू उन्होंने कहा कि नहीं दे सकते हैं और मिनॉरिटी व्यू ने कहा कि नहीं दे सकते। दूसरा हमारा एतराज़ था कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, इसको पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, उसकी हद तक भी एक लिहाज से बाम खत्म हो गया। तीसरी बात ये थी कि जो सबसे ज़्यादा हमारा एतराज़ था कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए। माज़ी से मसलन 50 साल पहले अगर कोई फ़ैसला हो चुका है, जो कि हिट करता है क्लोज़ एंड पास ट्रांज़ैक्शन के उसूल के ख़िलाफ़ है, तो इसके बड़ा वाज़े एक मौक़िफ़ और वाज़े एक चीज़ आ गई है और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में 8/7 के फ़ैसले से सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और अल्ट्रा वायलेंट डिक्लेयर कर दिया। मेरा ख़्याल है कि उस हद तक टू सम एक्सटेंट हमारा जो एक मौक़िफ़ था वो एक हद तक माना गया, एक हद तक नहीं माना गया। लेकिन हमारा उससे साथ पार्टी का या बहसियत मजमूई किसी लिहाज से हमारा ना इंटरेस्ट क्लैश होता था, ना ही हमारा उसमें मकसद था। ये एक सुप्रीम कोर्ट की पावर को रेगुलेट करने के हमारी सबमिशन थी, या कॉन्स्टिट्यूशन उसको रेगुलेट करेगा या उसको रेगुलेट करेगी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, जो कि आर्टिकल 191 के तहत बनाए जाते हैं, जो कि पार्लियामान ने पावर दी है, एम्पावर किया है 17 जजेस को। तो इसलिए उसको रेगुलेट अगर सब लेजिस्लेशन के जरिए शुरू कर दिया गया पार्लियामेंट के, यानी सब लेजिस्लेशन का मतलब है कि अगर सादा कानून साजी के जरिए, तो उसका एक रास्ता खुल जाएगा और उसका नुकसान होगा इन दी लॉन्ग रन। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में इंटरफेरेंस होगी, वो आज़ाद अदलिया के तस्वुर के खिलाफ है। हमारा ये एक मौक़िफ़ था, उसूली मौक़िफ़। बिल्कुल टू ठीक। सम एक्सटेंट अदालत ने उसको एक्सेप्ट किया है, टू सम एक्सटेंट उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम इस फैसले को कई हवालों से इसको एप्रिशिएट करते हैं। एक तो ये जो तक़सीम का तासुर था, वो कि तक़सीम इंटेलेक्चुअल लेवल पे हुआ करती है, वो हमने देखी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ द जजमेंट के अंदर। वही जजेस एक पॉइंट पे एक डिफरेंट राय रखते हैं और दूसरे पॉइंट पे सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में डिफरेंट राय रखते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक अच्छी बात थी, लेकिन तक़सीम इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि ज़ाती तक़सीम तस्वुर हो जाए। तो मेरा ख़्याल है एक तो इस जजमेंट के ज़रिए ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि अब इसके ज़रिए बाकी तमाम केसेस जो कि बड़े अहम हैं, मसलन सिविलियंस का ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में, 90 डेज़ के इलेक्शंस की वाली पटिशन है, सीसीआई की कंपोजिशन जो थी और जिन्होंने वो नोटिफाई किए हैं वो रिजल्ट्स, वो इम्पॉर्टेंट केसेस पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है उन केसेस की अब बारी आएगी, वो चलेंगे और सुने जाएंगे। हम तो उस लिहाज से भी इसको बड़ा अच्छा और पॉजिटिव समझते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं सर आपकी तरफ वापस आती हूँ। जदून साहब, सर कुछ पॉइंट की तरफ इन्होंने इशारा किया, मैं चाहूँगी कि आपका भी उस पर टेक हो। सर देखें, अब ये डिबेट तो पहले थी, इन्होंने जजेस की तकसीम होने की बात की, लेकिन इन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर वो तकसीम थी। एक जगह 5 और 10 के हिसाब से डिवीज़न था और एक जगह 7 और 8 के हिसाब से था। अब ये जो अपील के हक़ के ऊपर 7 और 8 की फ़िगर थी गालिबन, तो आपके ख़्याल में कि ये जो माजी से अगर वो शुरू किया जाता, क्योंकि चीफ जस्टिस भी इसके हामी थे कि माजी से इसको अप्लाई किया जाए गालिबन, तो आपके ख़्याल में इससे फ़ायदा होता या नुकसान होता? फ़ायदा तो 2 शख्सियात का ज़रूर होता, लेकिन क्या नुकसान हुआ इस तरह करने से? नहीं, देखें, ये मेरी अपनी इस पर ज़ाती राय ये थी कि उन्होंने बहुत ओपन एंडेड इसको छोड़ दिया था। लेकिन आप किसी लॉ को कहते हैं जी ये नाफिज़ अमल होगा किस डेट से, तो उनको बिल्कुल आप ये तो बताएं कि 1980 से होगा, 1990 से होगा, 1973 के बाद से होगा, तो ये बिल्कुल ओपन एंडेड था। नॉर्मली ये होता है कि इस लॉ के अंदर जो डिबेट होती है ना पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें कोई बंदा कहता है यार इस लॉ को आप इफेक्टिव करें 2010 से, 2015 से, 2020 से, 2017 से, तो वो उस पर ओपन एंडेड था, तो वो उन्होंने एग्री नहीं किया। कोई मेंशन नहीं था कि मेंशन नहीं था। हाँ, ये मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि कोई ना कोई डेट होनी चाहिए थी कि कहाँ से इफेक्टिव होगा, और उसकी रीज़न देनी पड़ती है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव हम कर रहे क्यों कर रहे हैं। जहाँ तक 2 शख्सियात की बात है, ये इस तरह नहीं था उनके, मेरे ख्याल में उनको, और ये फैक्चुअल बात है कि उनकी जो 184(3) की अपील्स थी, उस पर उन्होंने रिव्यू की पावर जो एक्सरसाइज कर ली थी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर है 188 के तहत। तो जजेस साहबान ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि जिन लोगों ने रिव्यू कर लिया है वो दोबारा अपील नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने प्रोविजन जो है वो अवेल कर ली थी। तो अब दोबारा नहीं कर अब दोबारा, तो ये वैसे मिसकंसेप्शन है जी कि उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसलिए कहा था कि वो 2 आएंगे। नहीं सर, लेकिन टेक्निकली अब इससे थोड़ा सा हट के, लेकिन फिर इसका क्या मतलब समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब सियासत में वापस तो आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर वो कोई ओहदा नहीं ले सकेंगे? नहीं, वो देखे ना जो लॉ बना हुआ है ना, अब इस जजमेंट को उस तनाजुर में भी देखे ना, जो इलेक्शन एक्ट में उन्होंने तरमीम की है
वो 62(1)(f जो है, इससे भी अभी डिबेट है कि देखें ना, अब ये तो कह रहे थे कि ये जो अपील का राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता। ये जो पिटिशनर थे, जी जी इंक्लूडिंग शोएब शाहीन साहब, जितने भी उनके मतलब पिटिशनर थे, पीटीआई के भी थे, बार एसोसिएशन भी थे, भी थे, काफी जी जी। जमातों के थे, बिल्कुल। अब उनका यही था मौकफ कि जी आप अपील का राइट तो दे रहे हैं, लेकिन अपील का राइट देना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया है कि इस लॉ के तहत भी आप अपील का राइट दे सकते हैं। ठीक है, लॉ को उन्होंने सुपरमेसी ऑफ द जो पार्लियामेंट है उसको एंडोर्स किया है। सिमिलरली यानी पार्लियामेंट डिसाइड करे कि अपील का हक मिलना चाहिए या आइए, उन्होंने एंडोर्स कर दिया कि मिलना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक। सिमिलरली 62(1)(f के अंदर कोई लिमिट डिफाइन नहीं है सही। कि आप इस बंदे को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो कितने आप टाइम लाइफ के के लिए लिए। करते हैं। अब उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ का केस हुआ, उसके बाद 20 जजमेंट दिए हैं उमर ता बंदयाल साहब ने, जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था ये सबसे जो आखिर में जजमेंट दिए फैसल वाडा केस में, ये डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन फॉर लाइफ कर, उन्होंने कहा ये बड़ी ज्यादती है। 5 साल से 5 ऊपर नहीं साल होना चाहिए। उन्होंने ये 5 साल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहले इंडोर्स काफी जजमेंट में कर चुकी है। पहले उन्होंने कहा जी इंटेंशन देखो बंदे की, कि उसने अगर कोई चीज कंसील की है, टैक्स किया है, कोई यानी ऐसी। कि सर माजरत आपकी बात, यानी इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर 5 साल हो ये जजमेंट्स मौजूद हैं तो 5 साल के बाद नवाज शरीफ साहब अब अहल हो है Yes, of ओहदे course. के, ठीक है, लेकिन वो और अपनी law सजा बन को गया। रिवर्स नहीं करवा सकते, जो फैसले उनके खिलाफ हुए उसको रिवर्स नहीं करवा ये सकते। बात है, ये बड़ी आपने टेक्निकल बात की, बहुत कम लोगों को पता है कि अगर वो 5 साल की वो एक्सरसाइज करते हैं और ये केस जूं का तू रहता है, तो फिर इसमें देखिए ये पहली दफ़ा आपने पॉइंट है और ये मेरे ज़हन में था पॉइंट, लेकिन कोई जी, खुद जी। तुम्हें नहीं कह सकता कि वो फिर कन्विक्शन जो है ना जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो मेंटेन रह जाएगी। हाँ, लेकिन फिर सजा याफ्ता हो कि वो ओहदा ले सकते हैं। मतलब उधर तो फिर उनका वो जो सजा है ना, जिस तरह एक बंदे को आप कन्वेक्शन देते हैं 3 साल के लिए, 3 साल जब पूरी आती है तो फिर तो इज अ फ्री पर्सन, ही कैन डू बिल्कुल ठीक, एनीथिंग। बिल्कुल वो जो लॉ है उसका, उसमें ये है कि 5 साल की उन्होंने दे दिया, 5 साल के बाद वो भी नेक्स्ट टर्म पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर ये तो बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी शोएब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, चाहे अभी के इलेक्शन ना हो अगले इलेक्शन हो, लेकिन अगर किसी केस में चेयरमैन पीटीआई को भी सज़ा हो जाती है तो एक मखसूस टाइम फ्रेम के बाद सर सियासत में उनके लिए भी दरवाज़ा खुला है। और दूसरा सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से फिर ये जो कंट्रोवर्सी बन रही थी कि आया वो उनको इससे फ़ायदा नहीं हुआ या जहांगीर तरीन साहब को इससे फ़ायदा नहीं हुआ, सर उस पर क्या टेक है आपका? देखिए, इस हद तक तो उनको राइट ऑफ अपील रेट्रोस्पेक्टिव अगर एप्लीकेबिलिटी थी तो वो तो सब सेक्शन 2 उसकी हद तक तो उनका दरवाज़ा बंद हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस कानून को बनाने वालों की नीयत भी यही थी कि उनको इसका फ़ायदा दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि उस हद तक तो इनको मायूसी हुई है और उनको वो राइट ऑफ जो अपील था उनको वो ख़त्म हो गया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, उनको तो कुछ नफ़े नुकसान से कोई गरज नहीं है। जो आर्टिकल जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात है, देखें कोई भी केस इमरान खान का आर्टिकल 62(1)(f का नहीं है, कोई भी केस है। तो कन्विक्शन का जो केस है वो तो नैब लॉ के तहत वैसे भी 10 साल है, क्योंकि अगर पुराना नैब लॉ बरकरार रहता है। तो जहाँ तक ताल्लुक है इसकी इमरान खान साहब की, उनका तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। उनके खिलाफ अगर कन्विक्शन रहती है, नहीं रहती है, वो मैं नहीं समझता कि उनके लिए इस तरह की रास्ते की रुकावट है या उसका कोई बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक। लेकिन जो ये वाला केस है आपका टू द एक्सटेंट ऑफ नवाज शरीफ साहब, या उनके जहांगीर लिए तरीन तो साहब, मैंने दोनों का हवाला दिया। जी सर। जी, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ का जो केस है, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ दोनों का 62(1)(f की इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल किया और इसके बकौल के 62(1)(f में जिसका केस फाल करेगा वो ताहयात नाअहली होगी। अब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आई है, मेरी राय में वो इनको फायदा इसलिए नहीं देगी कि या तो देखें ना, जजमेंट के इम्पैक्ट को खत्म करें आर्टिकल 62(1)(f में तरमीम करके कि जी इसकी नाअहली ये ताहयात नहीं होगी, ये 5 साल के लिए हो जाएगी। और इलेक्शन एक्ट में तो वो तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के इम्पैक्ट को नलीफाई नहीं करती और न ही वो आइन को ओवरराइड करती है, क्योंकि ये तशरीह आइन की है सुप्रीम कोर्ट ने। लिहाजा अगर ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम करते और कहते कि नॉटस्टैंडिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये 62(1)(f की नाअहली 5 साल के लिए होगी, फिर तो ये काबिल कबूल थी। उससे ज्यादा जो कुछ तरीकाकार इन्होंने अडॉप्ट किया है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए, मेरी नज़र में वो इनको कोई बेनिफिट नहीं करेगा। लेकिन अगेन ये मैटर सब जुडिस होगा, ये चैलेंज होगा जब नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन या कोई भी शख्स नाअहली होने के बावजूद जब वो चैलेंज करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में तक ये मैटर जाएगा।
फिर फाइनल और हतमी नतीजा जो सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन कर देगी कि नहीं, आप इलेक्शन एक्ट की तरमीम ही सफिशिएंट हो जाएगी, आर्टिकल हम्म 62(1)(f) में तरमीम की जरूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अगर ये उन्होंने कह दिया तो फिर तो इनको वो मिल जाएगा बेनिफिट। अदरवाइज मेरी नज़र में इस वक्त तक उनके लिए वो जो बादल गहरे थे वो अभी बाकी हैं, वो उनके छटे नहीं हैं। ये हम्म कह देना कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑटोमेटिकली हवा में तहलील हो गया है और आर्टिकल 661(f) में भी तब्दीली नहीं की, उसका भी इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। मेरी नज़र में ऐसा होना नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं जो जदून साहब, एक तो सर जो हवाला दे रहे हैं कि जी इलेक्शन एक्ट अपनी जगह मौजूद है, फिर ये कि एक इलेक्शन रूल्स भी हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने बनाए, वो भी कुछ उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। तो सर ये जो कोइंसाइड करते हैं आपके ख्याल में इलेक्शन का जो महदूद टाइम अब रह गया है उसमें होते हुए, और जब बज़ाहिर हमें पार्लियामेंट भी नज़र नहीं आती है, तो ये क्या मुश्किल नहीं होगा चैलेंज के ये सारी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना दोबारा से? क्योंकि फिर ये बात दुरुस्त हो सकती है कि फिर इलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा कि शायद जनवरी में भी हो सकें, जो हालात और जो टेक्निकल इश्यूज हैं इस वक्त। पहले मैं ज़रा एक जी जी सेकंड उसका जी जी जवाब देता हूँ। जी। देखिए 62(1)(f) जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर अगर तो डिसक्वालिफिकेशन की लिमिट होती, कोई टेन्योर डिस्क्राइब होता जिस तरह 63 में है कि 5 साल के लिए, तो फिर तो उसको चेंज लॉ के ऑर्डिनरी लॉ के जरिए नहीं किया ये सकता। इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है 62(1)(f)। नहीं 62(1)(f) आइन का हिस्सा है, ठीक है ठीक है। ठीक है। उसमें कोई ये नहीं दिया गया कि 2 साल के लिए नायल है। उसने एक इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि अगर देखें ना, ये भी बड़ी ज्यादती है कि 184(3) के तहत आप बंदे को ना अपील का राइट है और आप पूरी लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें। बिल्कुल। इसी एनालॉजी पे ये कह रहे थे इनके पिटिशनर के जी जब तक अपील का राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप नहीं देंगे नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ये बात रद्द कर दी। उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट है वो राइट ऑफ अपील दे सकती है, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सारी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट। इसी तरह हमारा मौकफ ये है कि इस लॉ की एनालॉजी पे जो कल परसों वैलिडेट हुआ है उसमें देखे ना, हमने इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट कर दी। ये सारे किसी एक बंदे को तो नहीं फायदा है, ये तो आज जो भी बंदा बेशुमार लोग 184 लाइफ डिस्क्वालीफाई जेली डिग्री के केसेस में है, तो उन सबको ये फायदा हो जाएगा कि 5 साल के लिए। और एक बंदे को आप इलेक्शन से क्यों बाहर करना चाहते हैं? चाहे इमरान खान कल को हो जाए, ये भी तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा ना फॉर लाइफ। 5 साल के लिए होगा, एक टर्म के लिए, अगली टर्म पे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये जनरली मैं बात करूँ, किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं, किसी भी बंदे को फॉर लाइफ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। आप मर्डर का ऑफेंस होता है तो उसमें 25 ईयर होता है, तो वो जेल के अंदर 15 या 16 साल गुजार के बाहर आ जाता है, तो फिर वो सारे काम कर सकता है। अब ये जो बंदा है जिसने एक बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, आप फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई, ये मतलब बिल्कुल एक स्टूपिड सी इसकी डेफिनेशन आप कर देते हैं नहीं कि आपने तनख्वाह नहीं। दूसरा, आपने इलेक्शन की बात की, हमारा तो शुरू से ये मौकफ रहा है कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो मैंडेट है उसके मुताबिक होना लेकिन वो तो चाहिए, नहीं हो सकते नहीं ना हो 90 सकते। दिन में। तो हाँ। अब ये है कि देखो इलेक्शन को डिले जो करना चाहते हैं नहीं करना चाहिए। इलेक्शन ही एक वाहिद आइन के मुताबिक इस मुल्क का हाल है आगे बढ़ने का। इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर के भाई जो इलेक्टेड जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है इनके पास तो इतना मैंडेट नहीं होता, ठीक है। ये भी कितने अरसे तक मजीद रह सकते हैं। तो जनवरी के आखिर में जिस तरह इलेक्शन कमीशन को डेट फिक्स करनी चाहिए, और जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग है, वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी और इलेक्शन कमीशन से लाजमी कोई तारीख मांगेगी कि आप शेड्यूल दें। और चीफ जस्टिस साहब का पहले जो इन्होंने एक जजमेंट दी हुई है ऑलरेडी, ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन कराना है, उसके अलावा उसका कोई और काम नहीं है। इलेक्शन कराए और तारीख जो है, निगरान हुकूमत का भी ये काम है, लेकिन बज़ाहिर नहीं वो अपना काम निगरान हुकूमत काम इलेक्शन कराना नहीं है, फैसिलिटेट तो वो करती है ना। जी नहीं, उसका काम है असिस्ट करना। निगरान हुकूमत का बिल्कुल काम नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का कि तारीख का शेड्यूल का ऐलान वो करे। हालांकि प्रेसिडेंट ने करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो अब इलेक्शन कमीशन तो करे। शुएब साहब सर, लास्ट फ्यू मिनट्स से सर आपका एक तो आखिरी टेक वो ये कि इलेक्शन कमीशन से आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल करीब में सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चन कर सकती है कि जी बिला आखिर कोई इलेक्शन की डेट तो होनी चाहिए ना, ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो कि आया इंतखाबात होंगे भी या फिर नहीं होंगे। दूसरा सर, साइफर के हवाले से बताइएगा कि अब फर्द जुर्म चेयरमैन PTI के ऊपर आयद होनी है, लेकिन उसके खिलाफ अब कोर्ट में भी जा रहे हैं PTI की तरफ से वकला। तो सर उसका आपको क्या लगता है कि जो मुस्तकबिल है उस केस का, जितना लोग उसको अलार्मिंग कह रहे हैं उस केस को चेयरमैन PTI के लिए, क्या वाकई इतना अलार्मिंग है वो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अलार्मिंग है। पहले तो मैं समझता हूँ कि एक डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को ये तसव्वुर करना कि उसके अंदर सज़ा हो जाएगी और सज़ा भी उसके अंदर मैक्सिमम 2 इयर्स की सेंटेंस है, तो ये कहना कि नहीं जनाब 14 इयर्स हो जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, मेजर पनिशमेंट हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बात है। और एक आखिरी कैबिनेट में डिक्लासिफाई हो गया था वो डॉक्यूमेंट, और इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर बीइंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और रूल्स ऑफ बिजनेस रूल 55, प्राइम मिनिस्टर इज फुल्ली कॉम्पिटेंट कि अगर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर हमला हो तो वो
किसी भी हवाले से अपना वो डिसीजन ले सकते हैं, और इसमें तो कैबिनेट ने उसको डिक्लासिफाई कर दिया था। इसलिए इस किस्म का कोई अभाव नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा गया ये मैटर। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा उसको डिमार्श किया, 2 दफ़ा मिनट्स जारी किए। वो तो पब्लिसिटी तो उसकी पहले दिन हो गई कि जब डिमार्श हो गया और ऑफिशियली हो गया, उसके मिनट्स जारी कर दिए गए। फिर इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद कौन सी चीज़ ऐसी इबाहम रह गई है कि जिसको अमेरिकन तर्जमान ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, हाँ जी ये दुरुस्त है, लेकिन ये 2 डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, उन्होंने उसको ये नाम दिया है। तो लेकिन स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, तो 2 डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को ही तो इज़हार हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन है। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये मुकदमा बनाना ही इटसेल्फ गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने वाले के मुतरादिफ है, कि इसका मतलब है कि कल कोई भी शख्स आप एक्सटर्नल आपकी थ्रेट होगा या आपके ऊपर इस तरह की सिचुएशन होगी, मुझे बताएं कौन प्राइम मिनिस्टर होगा जो मुल्क की सलामती के लिए इस तरह स्टैंड करेगा? यानी जो मुल्क की सलामती के लिए स्टैंड करे, रेजिस्ट करे, आप उसको सजा दे दें, तो आपकी मुल्क की सलामती तो पहले ही आपने दांव पे लगा दी। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन इन्वॉल्व है। ये तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी बेवकूफ़ आदमी होगा जो इस तरह का मुकदमा बनाएगा। फिर क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर का फैसले को एक ऑफिशियल असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का फैसला करेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करना है, ठीक, किसको बिल्कुल ठीक। डिक्लासिफाई करना है? हम्म। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ही हो सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। खुदा ना खास्ता आपके मुल्क को जंग छिड़ जाए, फिजिकली हो या सलामती पे, खुद मुख्तारी पे, अदरवाइज कोई भी अटैक हो, ठीक। वो अवाम को साथ नहीं मिलाएगा, वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, इसलिए कि जनाब कोई बात उसके ऊपर ना आ जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन कानून अपना खुद बनाएगा और कानून ने सही रास्ते का इंतखाब करना शुरू कर दिया है कल के फैसले के बाद, लेकिन अब देखना यह है कि आया आला अदलिया उन तमाम तर कॉन्ट्रोवर्सी से अपना पीछा छुड़ा पाती है या फिर नहीं, जो माजी में उसका हिस्सा रही है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद नून लीग और JUIF के दरमियान हाथ मिलाए जा रहे हैं। एक जमात की ये राय है कि इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए, जबकि दूसरी जमात ये चाहती है कि इसमें प्रोलॉन्ग डिले होना चाहिए। लेकिन आखिर कंसेंसस किस बात पर हो रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अब लगता यह है कि अदलिया की तरफ से मुजाहिमत के रवैये में कुछ कमी आ गई है और अदलिया अपनी सही रविश पर चल पड़ी है, वहीं हमारे सियासतदान और सियासी जमातों के हवाले से अभी तक कन्फ्यूजन कायम है। कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि इलेक्शन के बारहा और बर वक्त इंतखाबात का पुरजोर मुतालबा कर रही हैं, और कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि कभी मौसम को जवाज़ बनाती हैं, कभी मईशत को जवाज़ बनाती हैं, लेकिन हम ये समझने से कासिर हैं कि क्या वाकई उनकी जो इंटेंशंस हैं वो इंतखाबात का बर वक्त पर ना होना मुमकिन है, या फिर इसकी बजाय उनकी ये कोशिश है कि इंतखाबात को गैर मामूली वक्त के लिए डिले कर दिया जाए। कल JUIF के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी शहबाज शरीफ साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात भी हुई, और यकीनन इसमें पॉइंट ऑफ एजेंडा जो था वो यकीनन जो रहा होगा कॉन्फिडेंशियल, लेकिन बज़ाहिर ये कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत, इंतखाबात और इस किस्म के जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर खुल के बात हुई है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि JUIF बारहा इस बात का इरादा कर चुकी है कि इंतखाबात के लिए जनवरी का महीना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वक्त लिया जाना चाहिए, या फिर इसको वक्त से पहले नवंबर में करवा देना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर फ्रॉम डे वन बड़ा क्लियर रहा है, और वो ये है कि इंतखाबात को आइनी तौर पर जो टाइम फ्रेम था उसमें होना चाहिए, और अगर नहीं हो सके हैं तो कम से कम इस हवाले से कोई क्लियर डेट मिलनी चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल की सूरत में अभी तक नहीं जारी की गई है। क्या वजह है कि ये दो मुख्तलिफ जमातें दो अलग अलग स्टांस और एक्सट्रीम स्टांस के ऊपर नजर आती है, और नून लीग इसमें बज़ाहिर खामोश नजर आती है? इसी पर हम इस सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं JUIF के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। किफ़ायतुल्लाह साहब से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान जुल्फ़िकार बदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बदर साहब सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मुफ्ती साहब सर आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर ये फरमाएगा कि कल की जो मुलाकात आपकी रहनुमा की और शहबाज शरीफ साहब की हुई, उस हवाले से क्या कोई जो प्रेस रिलीज आई वो तो चलिए मालूम है, लेकिन क्या अंदरूनी खाना इस पर भी बात हुई है कि इंतखाबात में कोई डिले कर दिया जाए तो बेहतर होगा, चाहे मौसम को ही जवाज़ बनाया जाए? हमारा पहले दिन से ही मौक़िफ़ है कि आईन पे अमल किया जाए और इंतखाबात को 90 दिन के अंदर अंदर कराया जाए, ये तो हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन अगर आप 90 से 91 दिन पे ले जाते हो तो मावराए आईन तो हो गया।
अब जब मावराए आरीन हो गया तो उसको इस तरह जामी और शफाफ बनाओ कि किसी को भी कोई सवाल उठाने का मौका न मिले। हमारे पास इसके लिए एक दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जिन इलाकों को हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ फिर जाहिर है सर्दियों में वो लोग अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो अपने पुलिस स्टेशन पर आने के लिए बर्फानी इलाके में उनको मौका नहीं मिलता। हमारा ये ख्याल है कि अगर आप इसको डिले करते हैं 10-15 मिनट और डिले कर दें। और दूसरी अहम बात जो जिसके आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मखसूस इलाके हैं, हमारे जहाँ वोट बैंक है वो सूबा केपी के है और बलूचिस्तान है, तो यहाँ तो हमारे जलसों पे हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों हमारे एक जलसे पे हमला हुआ तो हमने 55 लाशें उठाई और इसके साथ साथ 135 लोग जख्मी हुए। और ये जो हाफिज अब्दुल्ला साहब पर मस्तूम में हमला हुआ, तो जब आप एक जमात को मौका ही नहीं देंगे कि वो कैंपेन चलाए, सिक्योरिटी तो ज़रूरी है, लोगों को ये एहसास होगा कि हम महफूज नहीं है, न वो जलसे के लिए आएंगे, न कैंपेन के लिए आएंगे, न वो लोग आएंगे वोट डालने के लिए, तो हमें नुकसान तो होगा। अब हम समझते हैं कि अगर आपने 90 से 91 कर दिया तो इसको आप जामे अंदाज में ले लें और ये कहने में कोई कबात नहीं कि अगर वो 10-15 दिन लोग लेट होते हैं तो ऐसी कबात भी नहीं है। ये हमारा मौक़िफ़ है कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए और कैंपेन का मौका दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जुल्फ़िकार बदर साहब सर आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि जब नई मरदमशुमारी को नोटिफाई करना था तो उस वक्त जो सीएम्स की मीटिंग्स थी उसमें पीपल्स पार्टी के सीएम भी मौजूद थे सिंध के, उनकी तरफ से उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। लेकिन ये डिबेट बड़ी पुरानी हो चुकी है। लेकिन इस गवर्नमेंट के खात्मे के बाद जो कि पीडीएम की 16 माह रही है, उसके बाद अब बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े स्ट्रांगली ये कहती थी कि आईनी तौर पर 90 रोज़ में होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। लेकिन अब एक क्लियर डेट मिलनी चाहिए। सर, जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात तो कर दी गई है, लेकिन एक स्पेसिफाइड डेट से क्या कितना फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से एक ये जो एम्बिग्विटी केओस फैला हुआ है मुल्क के अंदर, लोगों को ये तासुर जा रहा है कि बहुत सारी कुव्वतें इलेक्शन नहीं करवाना चाहती हैं, बहुत सारे सियासी हल्के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शन की एग्जैक्ट डेट देने से और इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करने से पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना ग्रास रूट पे जाएंगी, गली मोहल्ले में जाएंगी और इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर देंगी। उस टाइम पे डेट देने से फिर ये भी सवाल खत्म हो जाएगा कि किसने गर्मी में आना है, किसने सर्दी में आना है। फिर तमाम लोग जिसने वोट डालना है वो अपने अपने वोटर को उठा के हर सूरत में लेके आएंगे। बिकॉज मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है और ये इलेक्शन पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है डिटरमिन करेगा। पाकिस्तान इस टाइम क्रॉस रोड से गुजर रहा है। पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल हैं। ये जो भी हालिया तौर पे सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का किया है, ये इदारों की कश थी, ये खत्म हुई है। देखिए, हमें इदारों का आपस में तनाव जो है वो खत्म करना है, सियासी हम आंगी पैदा करनी है। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बीडीएम का प्लेटफॉर्म बना के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाई। दो के उस कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकली तमाम पार्टीज को डैमेज हुआ, लेकिन रियासत को बचाया गया, चाहे मुश्किल फैसले करने पड़े। लेकिन इसके बावजूद आज पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिर्फ आवाज उठा रहे हैं कि इलेक्शन को वक्त पे होना चाहिए, आईनी तौर पे 90 दिन क्या होना चाहिए। अगर ऊपर चला गया तो अब एक डेट लेकिन जुल्फ़िकार साहब, माजरत सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन देखिए 90 दिन में तो वैसे भी अब नहीं हो रहे ना। वो 90 दिन कब के गुजर चुके हैं, वरना टेक्निकली काफ़ी पहले हो जाता। तो अगर उसमें कोई एक जमात जिसका सूबा जहाँ पर इलेक्शन होना है और वो ख़ास किसी मौसम की वजह से इफेक्ट होता है, लेकिन ये भी अलग खैर डिबेट है कि जनवरी में इससे पहले भी माजी में कुछ इलेक्शंस होते रहे हैं। लेकिन सर, अगर इफेक्ट होता है तो उसमें 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के फ़र्क से कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में? देखिए, ये तो इट्स अ मैटर ऑफ फर्दर डिस्कशन कि आप बैठ के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये मैटर भी आता है कि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर इकट्ठी बैठ के फैसले करती थी और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में करती थी,
आज वो अपनी अपनी रेस के लिए अलग-अलग फैसले कर रही हैं। तो मौलाना साहब या और भी दीगर जमातों के जो रिजर्वेशन है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए बैठ के अच्छे तौर पे एक दूसरे से बातचीत करके मसले का हल निकाल लें और सारे यकमुश्त होके इलेक्शन कमीशन को कहें कि ये डेट सूट करती है। लेकिन इसके अंदर इलेक्शन 5 दिन ऊपर हो या नीचे हो, इलेक्शन की डेट का अनाउंस करना इस मौके पे जरूरी है, ताकि इस मुल्क के अंदर जो एम्बिग्विटी और तासुर फैला हुआ है, केओस है, वो खत्म हो और पॉलिटिसाइजेशन का और इलेक्शन कैंपेन का जो प्रोसेस है वो तेजी से आगे बिल्कुल चले, ठीक। ताकि पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल अभी वैसे नजर आ रहा है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, सर ये पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात तो कर दी है जुल्फिकार साहब ने, लेकिन सर JUIF ये कह रही है कि जी मईशत डूब रही है, पाकिस्तान डूब रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी आप पहले इकोनॉमी को देखें, पाकिस्तान में इलेक्शन तो बाद में भी हो सकता है। लेकिन सर बाकी जमातों की राय ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा, अगर इलेक्शन करवा दें तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर क्या आपके ख्याल में इलेक्शन ही इसका वाहिद सलूशन है, और क्या जमातें इलेक्शन की छतरी के साए तले मईशत को इग्नोर कर रही हैं? नहीं, एक दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। हो सकता है कौम को फायदा हो। एक ये कि आइन पे अमल करना जरूरी है, लेकिन खुदा न खास्ता हमारे और इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई और इधर हमारे 90 दिन पूरे हो गए। अब हम उनकी सलामती के लिए 90 दिन का रट लगाएंगे या मुल्क को सालिम करेंगे? यही बात मईशत की है कि मईशत अगर आपकी डूब रही है तो आप उसके लिए मिल बैठकर लोगों से एक मिसाकी मईशत करवाएं, और ये अच्छा मौका है। अच्छा मौका इसलिए है कि निगरान लोग आए, गैर मुतनाज़िर लोग हैं। अगर इमरान खान के ज़माने में कोई मिसाकी मईशत होती तो हम नहीं मानते, और हमारे ज़माने में होती तो वो नहीं मानते। एक मौका तो आ गया कि हम मिसाकी मईशत करें, और मिसाकी मईशत का माने ये है कि मईशत को और सियासत को अलग अलग करें। 20 साल के लिए खद्दो खाल बनाएं मईशत के, और आने वाली हुकूमत से कहें कि इनको न छेड़ें। और जिस तरह हमने एटम बम को सियासतदानों से दूर रखा, इसी तरह अगर हम मईशत को भी दूर रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कि आगे चले जाएंगे। सही। अब कहा जा रहा है कि आने वाली हुकूमत जो है वो ठीक कर देगी। मुझे तो नहीं मालूम दस्तयाब वसाइल में उनके पास कौन सी गिदड़ सिंह होगी। और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में तो मईशत ठीक थी। फिर खाकान साहब के ज़माने में, इमरान खान के ज़माने में वो तो इलेक्टेड था और मईशत तबाह हो गई। फिर मियां शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में वो भी इलेक्टेड था, तबाह हो गई। तो ये न कहा जाए कि इलेक्टेड आएगा तो मईशत तबाह ठीक हो जाएगी। तो मईशत तो तबाह हुई इलेक्टेड के ज़माने में। मेरे ख्याल में आसपास देखना चाहिए, ये आंखें बंद करके एक बात का रत्ती लगाना चाहिए और कौम के लिए मुनासिब और ठोस फैसले करने चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब सर मुख्तसरन ये भी ज़रा वाज़े कर दीजिएगा कि मईशत के हवाले से नवाज शरीफ साहब तो सर कह चुके हैं ना कि मेरे पास एक बड़ी जामे पॉलिसी है, और अब वो इंतकाम की सियासत भी नहीं चाहते। वो जिन लोगों के एहतसाब की बात कर रहे थे उस मौक़िफ़ से भी पीछे हट गए हैं। तो वो जो मईशत को फोकस कर रहे हैं तो उनके पास कोई तो प्लान होगा ना। आप शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं मौलाना साहब, तो यकीनन ये मईशत पे तो बात हुई होगी। तो सर आपको नहीं लगता कि फिर JUIF को भी उसमें कुछ ना कुछ कॉपरेट करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ ना, अब कोई आदमी ये कहे कि मियां नवाज शरीफ आएंगे और मईशत ठीक हो जाएगी, ये तो एक नारा है सिर्फ, जिसको हम खोखला नारा कह सकते हैं। ये तो पहले भी आजमाया गया कि इसहाक आएंगे मईशत ठीक हो जाएगी, तो किसी की लैंडिंग से तो ठीक नहीं होती। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ साहब अब तक ये नहीं बता रहे कि मैं मईशत ठीक करने का रोड मैप मेरे पास क्या है। अगर कोई रोड मैप बताए तो हम सब मुतमैन हो जाएं। अगर वो रोड मैप नहीं बताते और लैंडिंग करने के लिए आते हैं और उन्होंने कोई गिदड़ सिंगी छुपाई है, वो तो ठीक नहीं है। इसलिए कि पहले तो हम यही कहा गया कि इसहाक आएंगे मईशत ठीक होगी, डॉलर काबू में आएगा। डार साहब आए भी, मईशत ठीक नहीं हुई। मैं चूंकि एक 10 दिन तो हैं, मैं अर्ज करता हूँ मियां नवाज शरीफ से कि वो अपना रोड मैप बताए, लाइहा अमल बताए, क्या स्टेप उठाएंगे। पहले मरहले पर ये स्टेप होंगे, इससे मईशत ठीक हो जाएगी। दूसरे मरहले पर ये होंगे, कैटेगरी बताएं, आखिरी पर ये होगा, तो हम इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। जब तक वो तफसीलात नहीं बताते उस वक्त तक परेशानी रहेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जुल्फिकार बदर साहब, सर एक तो ये कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई मईशत के हवाले से वाज़े एजेंडा है? क्योंकि अभी तक क्या मंशूर लेके, क्या बयानिया लेके वो अवाम में जा रहे हैं, ये एक तो वाज़े नहीं है। दूसरी बात ये कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत बार बार पीपल्स पार्टी ने की है,
कुछ दिन पहले ये कहा गया कि जरदारी साहब ने इस हवाले से मुताल्लिका जो हलके हैं उनमें बात भी की है, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि मुताल्लिका हलके एक तो कौन से हैं जहां बात की गई है, और दूसरा क्या इस इशू को एड्रेस किया गया है या किया जाएगा आने वाले इलेक्शन में? देखें, पहले तो बात ये, मेरे लिए मुफ्ती साहब बड़े काबिल एहतराम है। मैं मुफ्ती साहब की बात में से आगे बात करना चाहूँगा। इन्होंने एक बात की कि सियासत को अलहदा कर दें और मईशत को अलहदा। ये पॉसिबल नहीं। इट्स अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है, और यहाँ पे लीडरशिप, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंटरलिंक्ड है। ये पॉसिबल नहीं है कि मईशत और सियासत को अलहदा कर दिया जाए। यहाँ पे सियासत के अंदर ही एक्सपर्ट्स लेके आने हैं who have the capacity and who have the expertise of economy in politics. अदरवाइज यहाँ पे मुल्क कोई भी नहीं चला सकता। यहाँ पे गवर्नेंस की बात है, डिजिटल गवर्नेंस की बात है, डिजिटल इकोनॉमी की बात है। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरलिंक्ड है मईशत और पॉलिटिक्स के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बिल्कुल एक एजेंडा है, इकोनॉमी का एजेंडा है, जो पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट में 2008 से 13 तक का था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जब लॉन्च किया गया तो लोगों को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एम्पावर करना था, जहां पे सिर्फ विमेन की बात थी। अब यूथ को भी एम्पावर करना है। उस टाइम पे टापी गैस पाइपलाइन और ईरान गैस पाइपलाइन को इनिशिएट किया गया कि पाकिस्तान के अंदर सस्ती गैस आएगी, उस गैस से इंडस्ट्री को भी सस्ती गैस जाएगी और हाउस होल्ड को भी सस्ती जाएगी, कि यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी गैस की। और इंडस्ट्री को गैस देने का मतलब है कि आप पावर सेक्टर को भी गैस दे रहे हैं, उससे बिजली भी सस्ती होगी और इंडस्ट्री को सस्ती बिजली जाएगी। वहां से आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, कंपेटिटिव प्राइस पे बाहर जाएगा। और दूसरी तरफ आप रोजगार के मौके पैदा करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, और नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप पे आप बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत प्रोग्राम देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक टोटल प्रोग्राम है मीशत के ऊपर, बिकॉज वी बिलीव इन द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड दैट इज द की टू द सक्सेस ऑफ द पीपल। उसके बगैर पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिक्स है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो उसके अलावा सी पैक का देखें, सी पैक और इंडस्ट्रियलाइजेशन के, सी पैक के जितना रूट है उसके इर्द गिर्द सारी इंडस्ट्रीज बनेंगी, कि सुई से लेके जहाज तक जो भी मशीन इंपोर्ट होती है उस सब का जो सर, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स काफी पहले होने थे जो कि पिछले अदवार में मुकम्मल हो नहीं सके। चलिए, वक्त की कमी है, मैं किफायतुल्लाह साहब से आखिरी टेक ले लूं। मैं सिर्फ एक बात कर दूं। ये सारे प्रोग्राम जो है पीपल्स पार्टी ने करने थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जब इनिशिएट किए तो उसके बाद वाली हुकूमतों का काम था ईरान गैस पाइपलाइन, सी पैक, टापी गैस पाइपलाइन। इनको पूरा करते क्यों नहीं किए? किन लोगों ने रास्ता रुकावट डाली? इसका मतलब है कॉम्पिटेंसी नहीं थी, कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। तो सवाल उठाने चाहिए फिर आपको कि किसने रोका है। उसके बाद पीपल्स पार्टी तो उसके बाद गवर्नमेंट में नहीं आई। आपका पॉइंट आ गया, जुल्फिकार साहब से पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है। किफायतुल्लाह साहब, सर आखिरी सवाल सर, कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कल जो फैसला आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, इसमें ये कहा गया कि जो माजी की पिटिशंस हैं वो अपील में नहीं जा सकती हैं। तो बज़ाहिर तो सर मुश्किल नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब सियासत में अमली तौर पर एक्टिव हो सकेंगे और आगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी कैंडिडेट बन सकते हैं मुमकिना तौर पर। तो सर क्या कहेंगे कि फिर नून लीग के लिए क्या होना चाहिए? बेहतर मशवरा आपकी तरफ से या आपकी जमात की तरफ से? नहीं, मैं जो अदलिया की तारीख है ना उसको देखता हूँ तो मैं ऐसा नहीं समझता। इसलिए कि एक जो चीज़ आज ठीक है तो 5 साल पहले भी ठीक थी। इनको ये फैसला बदलना होगा। और फिर आप किस अदलिया की बात करती हैं? वो मुशर्रफ ने पूछा कि मुझे 3 साल चाहिए, तो उन्होंने चिट पर लिख कर दिया कि आप 3 साल हुक्मरान बन सकते हैं। न वहाँ कानून था, न वहाँ आईन था। अब कहाँ तक उनकी बात की जाए। हम अदलिया में 142 नंबर पर हैं, तो लिहाजा आप ये ना समझें कि उनका रास्ता बने। उनके लिए रास्ते खोलने के लिए अदलिया खुद भी रास्ता बनाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बिलावल भुट्टो के तर्जुमान जुल्फिकार साहब और इसके अलावा JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। यकीनन अदलिया की तरफ से कल बड़ा अहम फैसला ज़रूर किया गया है, लेकिन जैसे किफायतुल्लाह साहब की राय थी कि इस फैसले में कुछ ना कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी अगर तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या हवाओं का जो रुख है वो नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात की तरफ है, तो कोई ना कोई गुंजाइश ज़रूर पैदा करनी पड़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब अमली तौर पर सियासत में इफेक्टिव हो। इलेक्शन कैंपेन्स रन करने की हद तक तो शायद वो काम कर लेंगे, लेकिन वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचने के लिए कुछ अदालती और कुछ कानूनी उमूर को रस्ते से हटाना बड़ा ज़रूरी होगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।